हेलो बच्चों, हम लोग सीख रहे थे जीओसी। अभी तक हमने 7 वीडियोस जीओसी पे बनाए हैं। ये हमारा जीओसी का 8वां वीडियो है। लास्ट वीडियो में टॉपिक चल रहा था कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अब हम लोग आज सीखने जाएंगे वो होगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स 2 टाइप्स के होते हैं, कन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। कन्फॉर्मेशनल हम लोग सीख चुके हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर को हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्फिगरेशनल आइसोमर क्या होता है, उससे हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। तो मैं हूं विभाकर जानी और ये है हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स ये इस किस्म के आइसोमर है जो कि एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी इजीली इंटर कन्वर्ट बिकॉज देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ डबल बॉन्ड और आइदर इट इज नेसेसरी टू ब्रेक वन ऑफ द बॉन्ड टू गेट अनदर आइसोमर। सो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स ये उस किस्म के आइसोमर होते हैं जो कि इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते और दे कैन बी डिफिकल्टली इंटर कन्वर्ट टू ईच अदर एंड हियर बॉन्ड ब्रेकिंग इज एसोसिएटेड विथ इट। बॉन्ड को तोड़े बिना ये आइसोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते और इसी वजह से अगर हमारे पास कॉन्फिगरेशनल आइसोमर का कोई मिक्सचर हो तो सभी आइसोमर्स को हम एक दूसरे से आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि ये इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो वो बहुत ही आसान रहेगा कि हम लोग इसे एक दूसरे से आइसोलेट भी कर पाए। ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स आर ऑफ 2 types. One is geometrical isomer and the other one is optical isomer. Geometrical and optical isomers are configurational isomers. और ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओनली वन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसे डिस्कस करने के लिए शायद हमको मिनिमम 2 वीडियो तो बनाने ही पड़ेंगे, शायद 3 भी बनाने पड़े। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लंबा टॉपिक है ऑप्टिकल। ये एकदम छोटा सा टॉपिक है, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर को हम इस लेक्चर में पहले सीखते हैं। क्या होता है ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल, एक एग्जाम्पल को देख के हम लोग पहले समझते हैं। सपोज हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, आपका बहुत ही फेमिलियर स्ट्रक्चर है। नाम अगर मैं पूछूं तो इसका नाम बनेगा ब्यूट-टू-इन। ये है ब्यूट-टू-इन। मैं इसी ब्यूट-टू-इन का एक दूसरा स्ट्रक्चर भी लिखता हूं आपके सामने। देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, दोनों के साथ जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप्स कुछ इस तरह से अब मैं लिख रहा हूं। तो इन दोनों में एक चेंज हमको देखने को मिलेगा, वो है पोजीशन ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसमें से ये थोड़ा अलग दिखता है। इस कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अभी तक नहीं बदली है, लेकिन इस कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस बदल चुकी है। ये बदलाव अपने आप नहीं हो सकता, ये बदलाव एकदम डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। तो पहले तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर सिग्मा बॉन्ड रोटेट करेगा, फिर ये बन पाएगा। तो ये आसान नहीं है बनना इसमें से। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये दोनों का मिक्सचर है तो इस मिक्सचर में से हम लोग इन दोनों को भी आइसोलेट कर सकेंगे। इस कंडीशन के आइसोमर को, इसको नाम दिया जाता है सिस और इसे कहा जाता है ट्रांस। सो मोस्टली cis trans isomerism is seen in geometrical isomerism. There is another kind of nomenclature also which is EZ nomenclature which is also a kind of geometrical. वो भी हम लोग इस लेक्चर में ही सीखेंगे। तो हमें cis trans
एक और होता है सिन और एंटी, और थर्ड वन इज ई और जेड। ये सभी डिस्कस करने वाले हैं हम इस लेक्चर में। दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर। एक झलक आपको दिखला देता हूं। सपोज हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कार्बन के साथ जुड़े हुए चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर यहाँ पर H, Cl, Br और I इस तरह से हो तभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पाया जाएगा। That means a carbon should be chiral. So at least one chiral center should be there to have optical isomerism. तो यहाँ पर तो ये कार्बन कायरल है, एसिमेट्रिक कार्बन है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहे जाएंगे। इसमें से ये स्ट्रक्चर बनने के लिए ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग ये पॉसिबल नहीं बनता। तो इस तरह का आइसोमरिज्म हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहेंगे, क्योंकि ये पोलराइज लाइट को किसी एक और रोटेट करता है। अगर इसके सैंपल में से हम लोग पोलराइज लाइट पास करें तो वो लाइट कोई एक तरफ रोटेट करेगा। वो ऑन द बेसिस ऑफ द रोटेशन ऑफ लाइट ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन बी आइदर डेक्स्ट्रो और लिवो। वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका। इस वीडियो में मेनली हमारा फोकस है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो शुरू करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अपने पेन और पेपर अपने पास रखिए, वीडियो को पॉज करके जो जो पॉइंट्स आपको जरूरी लगे वो लिखते जाइए। ओके, शुरू करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसको मिटा देता हूँ। तो जियोमेट्रिकल उसमें से पहला हम लोग जो देखेंगे वो होगा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास दो फॉर्मूला ऐसे हो जिसका केमिकल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर सेम हो, बट डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए एटॉम्स और ग्रुप्स की स्पेस में पोजीशन डिफरेंट हो, डिफरेंट पोजीशन इन स्पेस, और डबल बॉन्ड होने के कारण रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड हो, तब उस आइसोमर्स को हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे। The isomers which are having same chemical formula as well as structure, but they differ in the spatial arrangement of atoms or groups due to restricted rotation of bond between carbon double bond carbon, carbon double bond nitrogen or nitrogen double bond nitrogen, then such isomers are known as geometrical isomer. फिर से एक बार बोल रहा हूं, the isomers which are having same chemical formula as well as structure, but they differ in the spatial arrangement of atoms or groups attached with it due to restricted rotation of carbon double bond carbon, carbon double bond nitrogen or nitrogen double bond nitrogen. Then such isomers are known as geometrical isomer, and the phenomenon is called geometrical isomerism. ओके, तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म किस कंडीशन में पॉसिबल बनेगा। तो 4 कंडीशन है, जिसमें से 3 तो मैंने आपके सामने लिखी दी है। पहली कंडीशन, स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होने चाहिए।
दूसरी कंडीशन, या तो उसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, या तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होना चाहिए। चौथी कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। इन कंडीशंस में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाया जा सकता है। होगा ही डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ और एस्पेक्ट्स हमको देखने पड़ते हैं। लेकिन जनरली अगर हमारे पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाया जाए। कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला एक एग्जांपल हमने अभी ही लिखा था कुछ देर पहले, वो ही फिर से लिखते हैं। ब्यूट टू इन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला है, इसलिए इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है। होगा कि नहीं होगा उसको नक्की करने के लिए एक बात खास ध्यान में रखें, कोई एक कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों फंक्शनल ग्रुप्स और एटॉम्स डिफरेंट होने चाहिए। कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों फंक्शनल ग्रुप और एटम्स डिफरेंट होने चाहिए, तभी ही जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल बनेगा। और दूसरी तरह से अगर मैं बोलूं तो अगर कोई डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स सेम हो तब जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बनेगा। सपोज हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो, तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम है, तो यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बनेगा। भले ही दूसरे के पास डिफरेंट हो, लेकिन एक के पास अगर सेम हो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं पाया जाएगा। ये बात एकदम नोट करके रखिए, कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स सेम नहीं होने चाहिए, तभी ही जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनेगा। तो यहाँ पर तो डिफरेंट थे ही, तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। किस तरह से? एक ये है, एक उसका दूसरा आइसोमर अगर मैं लिखूं तो वो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। डेफिनेशन को चेक कीजिए। दे बोथ आर हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला C4H3 + 3 6 + 2 8 C4H8। दिस इज But2ene। यहाँ पर भी C4H8 है। सेम स्ट्रक्चर, कार्बन के साथ मिथाइल मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर सेम है, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी सेम है, तो स्ट्रक्चर भी सेम हुआ। बट एट डिफरेंट पोजीशन इन स्पेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और मिथाइल की जो पोजीशन थी वो यहाँ पर बदल चुकी थी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, these two structures are geometrical isomers of each other। अब डेफिनेशन को थोड़ा और आगे देखते हैं। इसमें से ये इजीली बन नहीं सकता। They are not interconvertible at normal condition, but in drastic condition they can be interconverted। Suppose we have this structure and we heat up at very high temperature, then this pi bond will be broken। फिर एक सिग्मा बॉन्ड ही बचेगा, और सिग्मा बॉन्ड तो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। रोटेट करे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, और फिर से अगर पाई बॉन्ड बने तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं बनता। अब इसको हम लोग नाम देते हैं। अगर डबल बॉन्ड की एक ही साइड में दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे तो उसे सिस स्ट्रक्चर कहा जाएगा। सिस मीन्स ऑन दी सेम साइड। सिस का मतलब होता है ऑन दी सेम साइड। अगर दोनों कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड की एक ही साइड हो, सेम साइड हो, तो उसे कहा जाएगा सिस। और अगर सेम फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड हो तो उसे कहा जाता है trans। So this is cis-trans isomerism, which is a kind of geometrical isomerism, and geometrical isomerism is
a kind of configurational isomerism. And configurational isomerism is again a kind of stereoisomerism. ओके, बहुत ही दूर तक निकल गए. सिस एंड ट्रांस. कुछ और एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमारे पास ये हो H, यहाँ पर हम लोग रखेंगे Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर रखेंगे Cl. ये क्या बनेगा, सिस और ट्रांस? आप खुद बताइए. यहाँ पर दोनों ही फंक्शनल ग्रुप. पहले तो ये चेक करो कि कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम तो नहीं है ना. अगर सेम हो तो इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बनेगा. लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंट है ही, तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्लोरीन डबल बॉन्ड की सेम साइड है. तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा सिस. और अगर इसे हम ट्रांस बनाना चाहे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा. इस बार यहाँ ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पर बदलते हैं, चलेगा. ये भी ट्रांस ही कहलाया जाएगा. तो ये तो मैंने बताया आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म किस तरह से बनता है. ये एक आध एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं. कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ऑक्साइम कंपाउंड कहे जाते हैं. व्हेन देयर इज कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन देन सच कंपाउंड्स आर सेड टू बी ऑक्साइम कंपाउंड. इसको मैं मिटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए. उसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल देखेंगे. ओके, तो अभी ऑक्साइम्स के सिस ट्रांस किस तरह से बनते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं. ऑक्साइम्स C डबल बॉन्ड N, they are known as oximes. Ultimately, oximes are C double bond NOH. This is the actual structure of oxime. तो इतना तो होगा ही. सभी C डबल बॉन्ड N वाले जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म अगर हो तो उसमें C डबल बॉन्ड NOH इतना तो आपको दिखेगा ही. लेकिन फिर भी एक और कंडीशन ध्यान में रखनी है हमें. जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N हो, N के साथ OH तो होगा ही. डेफिनेटली ऑक्साइम में NOH बॉन्ड होता ही है. और इस नाइट्रोजन के पास अभी भी एक लोन पेयर बचा है, क्योंकि 3 बॉन्ड इसने बनाए हैं. एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास होता है. इसको हम इस तरह से बताएंगे. और इस कार्बन के साथ अभी 2 कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे. सपोज यहाँ पर H और यहाँ पर BH हो. अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं पाया जाएगा. क्यों? आप सोचिए क्यों. क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है. अगर ऐसा हो तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बनता. इसलिए हम लोगों को यहाँ पर ये डिफरेंट रखना पड़ेगा. अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है. लेकिन हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है. यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ OH और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H. फिर से एक बार बता रहा हूँ, ऑक्साइम को जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने के लिए हमें देखने हैं 2 फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ OH, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H. ये OH और H अगर डबल बॉन्ड की एक ही साइड हो तो उसे कहा जाएगा सिन, नॉट सिस. इट इज सिन, SYN. और अगर ये ऑपोजिट साइड हो जैसे कि यहाँ पर है तो उसे कहा जाएगा एंटी. यहाँ पर सिस ट्रांस नहीं, सिस ट्रांस इसमें होता है. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में सिस ट्रांस होगा. कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में होगा सिन और एंटी. तो यहाँ पर ये है एंटी. और अगर हम इसको ही सिन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा HCH3. यहाँ पर OH और यहाँ पर लोन पेयर. तभी ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, देन इट इज सिन. तो ये हुआ सिन और एंटी. किसमें? ऑक्साइम्स में.
तो ऑक्साइम अगर हो तो ये तो होंगे ही HCNOH, इतना तो सभी ऑक्साइम में होगा। यहाँ पर अलग अलग कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। अगर यहाँ पर BH हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बनता। ये सभी बातें एकदम बराबर ध्यान से समझ के अपने दिमाग में बैठाइए, क्योंकि बिना समझे हुए इस टाइप के क्वेश्चन का हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। ओके, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर हमने देखा C डबल बॉन्ड N यानी कि ऑक्साइम्स में, वो होगा सिन और NT। अभी तीसरी टाइप का भी देख लेते हैं। वीडियो पॉज करके इसको भी लिख लीजिए ताकि मैं इसे मिटा दूँ। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं N डबल बॉन्ड N, जो कि कहा जाएगा एजो। दे आर नोन एज एजो कंपाउंड्स। तो इफ वी हैव N डबल बॉन्ड N and they are known as azo, still both nitrogen are having one free valency, that means उन दोनों के साथ अभी कुछ जुड़ा हुआ तो होगा ही। सपोज हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो, यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं CH3, यहाँ पर तो लोन पेयर ही होगा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचता है। यहाँ पर भी अगर हम लगा दें CH3 और यहाँ पर लोन पेयर होगा। CH3 के बजाय सपोज कोई लोग C6H5 यानी कि फिनाइल रिंग अटैच करें बेंजीन, तो ये एजो कंपाउंड हुआ। इसको भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म लागू पड़ेगा कब? जब यहाँ पर हमारे पास अगर दोनों लोन, यहाँ पर हमें फोकस करना पड़ेगा लोन पेयर। अगर लोन पेयर दोनों की पाई बॉन्ड के सेम साइड हो तो उसे कहा जाएगा सिन, और अगर लोन पेयर ऑपोजिट साइड में हो, एक की इस तरफ दूसरे की इस तरफ, यहाँ पर C6H5 यहाँ पर C6H5, तो इसे कहा जाएगा एंटी। तो सिन और एंटी यहाँ पर भी पाया जाता है। यहाँ पर हमें फोकस करना पड़ेगा ये लोन पेयर पर। ये फंक्शनल ग्रुप सेम हो या ना भी हो, तभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिन एंटी तो होगा ही। सो एजो या तो सिन होंगे या एंटी होंगे। अगर हमारे सामने एजो कंपाउंड आया तो आइदर इट कैन बी सिन और एंटी, डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो होंगे ही अगर वो एजो है तो। ठीक है, तो ये तो तीन तो हो गए, अभी एक ही बाकी बचा, वो है साइक्लिक। तो यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। सपोज वी हैव स्ट्रक्चर लाइक साइक्लोप्रोपेन एंड इट इज हैविंग 2 क्लोरीन अटैच्ड विद इट। यहाँ पर दोनों ही क्लोरीन सेम साइड है, तो इसे कहेंगे हम लोग सिस। और अगर दोनों क्लोरीन की पोजीशन आमने सामने हो तो उसे कहा जाएगा ट्रांस। तो साइक्लिक में भी सिस ट्रांस पॉसिबल बनता है, ये एकदम इजी है, ये सिस और ये ट्रांस। एक और खूबी देखते हैं साइक्लिक की, साइक्लिक नहीं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिस ट्रांस। जैसे कि हमने पहले बताया, ये दोनों ही एक दूसरे में इजीली इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। दैट मीन्स दोनों को आइसोलेट भी कर सकते हैं और दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। सपोज अगर हम लोग एग्जांपल लें, फिर से सिस और ट्रांस ब्यूट 2 बनाएंगे हम लोग, सिस और ट्रांस ब्यूट 2। ये हमारा बना सिस ब्यूट 2 और ये बना हमारा ट्रांस ब्यूट 2। ये दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। इसका सबसे पहले हम इसका डाइपोल मोमेंट देखेंगे, तो ये कुछ पोलर होगा, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 बनेगी। मोस्टली ऑल transforms are having 0 dipole moment, so mu will be 0 for trans structure, but in case of cis butene mu is 0.33 dBi. dBi is the unit for dipole moment. तो cis का कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, that means cis
के मोलेक्यूल्स को एक दूसरे के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पॉसिबल है। ट्रांस में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से सिस के मोलेक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ट्रांस के मुकाबले ज्यादा होता है। दैट मीन्स सिस को इवेपोरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से सिस स्ट्रक्चर्स के बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस के मुकाबले ज्यादा होते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस ब्यूट-2-इन इज अराउंड 3.7 डिग्री सेल्सियस, while boiling point of trans butene is just 0.9 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही कम है, इससे ये ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन द मोलेक्यूल्स ऑफ सिस स्ट्रक्चर, while in case of trans there is only London forces are present between the molecules. Therefore boiling point of cis is much more higher than the boiling point of trans. तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। सिस का डाइपोल मोमेंट भी होता है, इसी वजह से उन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट ऊंचा रहता है। ट्रांस में मोस्टली डाइपोल मोमेंट 0 के करीब ही रहता है, इसीलिए ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। तो ये थे जियोमेट्रिकल आइसोमर के 4 डिफरेंट टाइप्स। अभी एक और पॉइंट सीखना बाकी है और वो है, अगर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो और उसमें दोनों कार्बन के साथ जुड़े हुए चारों फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हो, तब भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है और उसे कहा जाएगा EZ आइसोमर्स। किस तरह से बनता है चलिए उसमें देखते हैं। तो शुरू करते हैं EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हमारे पास दोनों ही कार्बन के साथ जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप्स, चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, सपोज यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, लेकिन उसे E और Z के तौर पर बताया जाता है। डिसाइड कैसे करें? तो इसकी सबसे पहला स्टेप, कोई एक कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों ही फंक्शनल ग्रुप का वो एटम जो सीधा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर कंसीडर करें। हाइड्रोजन का होगा 1 और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ये कार्बन, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। 3 साइंटिस्ट, कोहन, इंगोल्ड एंड प्रीलोग, these are the name of scientists, Cohen, Ingold and Prelog. They have developed the system of EZ nomenclature for such compounds. According to them, first of all, we have to decide the priority of this functional group. And to decide the priority, the element which is having higher atomic number or atomic mass will get first priority. तो यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, उसमें से एक को हम लोग पहली प्रायोरिटी देंगे, दूसरे को दूसरी। किसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी? जिसका एटॉमिक नंबर दूसरे से ज्यादा हो। तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? कार्बन का, तो इसे देंगे हम लोग पहली प्रायोरिटी, ये बनेगा दूसरा। तो इस कार्बन की बात खत्म। अब दूसरे कार्बन पर आते हैं। सेम थिंग कैन बी डन इन दिस केस ऑल्सो। इसके साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में से किसे पहली प्रायोरिटी देंगे? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो उसे। किसका ज्यादा होता है? याद कीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन का ज्यादा है क्लोरीन से, तो ब्रोमीन को हम लोग पहली प्रायोरिटी देंगे और क्लोरीन को हम लोग दूसरी प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी तो हो गई। अभी हम लोग करेंगे क्या, ये पाई बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड के एक ही तरफ सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप आए कि आमने सामने आए, इस तरह से हमें देखना है। तो इस केस में तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स सामने आते हैं, डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड है। सेम प्रायोरिटी आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड।
तो इस तरह का स्ट्रक्चर कहान, इंगोल्ड और प्रीलोग के मुताबिक ई स्ट्रक्चर कहा जाता है। ई मीन्स सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड, एंड अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में हो तो उसे कहा जाएगा Z। तो ये तो हमारे पास बना E। Z तभी होगा जब सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड में आए। इसको भी अगर आप Z के तौर पर लिखना चाहे तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, C यहाँ पर हम लोग H और CH3 रखते हैं। इन दोनों को अगर हम इस तरह से लिखें तो यहाँ पर ये पहली प्रायोरिटी, ये दूसरी, ब्रोमीन को पहली मिलेगी, क्लोरीन को दूसरी, तो सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड है, इसलिए इसे कहा जाएगा Z। तो ये एकदम इजी है। आइडेंटिफाई हमें करना होगा अगर MCQ में आए इस तरह का क्वेश्चन, which of the following structures is having E structure और Z structure। तो क्या करना है, हमें सभी की प्रायोरिटी डिसाइड करके देखना है कि सेम साइड है सेम प्रायोरिटी वाले तो वो बनेगा Z, ऑपोजिट साइड हो तो बनेगा E। अब आपके लिए 2-3 एग्जाम्पल रखता हूं, आप प्रैक्टिस करके जवाब उसका लाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखता हूँ। सपोज वी हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस, COOH, यहाँ पर रखेंगे OH, यहाँ पर रखेंगे फ्लोरीन और यहाँ पर रखेंगे CH3। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद सोल्व कीजिए कि इसको किस तरह का स्ट्रक्चर कहेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो आंसर आप ला चुके हैं। अब मेरी बारी। कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों फंक्शनल ग्रुप के पहले एटम, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है ऑक्सीजन, ये एटॉमिक नंबर होता है 6, यहाँ पर होता है 8 ज्यादा है तो इसे पहली प्रायोरिटी देंगे, इसे दूसरी देंगे। उस तरफ चलते हैं, 6, फ्लोरीन इज 9, सो इससे मिलेगी पहली प्रायोरिटी, इसे मिलेगी दूसरी। तो क्या हुआ, सेम प्रायोरिटी वाले ऑपोजिट साइड में है तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा E। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल आपके लिए। स्ट्रक्चर है हमारा H, यहाँ पर बनेगा, ये मैं लिखता हूँ D, ये है ड्यूटेरियम, यहाँ पर लिखता हूँ OH और यहाँ पर लिखता हूँ NH2। ओके, प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। यहाँ पर तो आसान रहेगा आपके लिए, 8 और 7, सो इसे पहली और इसे दूसरी प्रायोरिटी देंगे। लेकिन यहाँ पर तो दोनों हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है 1 दोनों का। इस कंडीशन में एटॉमिक मास को कंसीडर किया जाएगा। अगर हमारे पास आइसोटोप हो तो हेवी आइसोटोप को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगर हमारे पास आइसोटोप दिए गए हो तो उनमें से जो हेवी आइसोटोप रहता है उसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस कंडीशन में ड्यूटेरियम को पहली प्रायोरिटी देंगे, हाइड्रोजन को दूसरी। यहाँ पर भी सेम प्रायोरिटी वाले डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड है तो क्या बना, ये E बना। एक और देखते हैं, जवाब आप ही को देना है। सपोज यहाँ पर लिखूं COOH, यहाँ पर लिखूं CH3, यहाँ पर लिखूं CH2CH3 और यहाँ पर लिखूं CHO अल्डिहाइड रख देते। मैं ऐसा बताने जा रहा हूं आपको कि यहाँ पर सभी कार्बन ही रखे हैं, फिर भी हम लोगों को प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए, पहले इस कार्बन को देखते हैं। यहाँ पर दोनों कार्बन तो है ही, अगर ये दोनों सेम हो तो उसके साथ जुड़े हुए एटॉम्स को कंसीडर करना है। यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ सभी हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही होता है। बात समझ रहे हैं ना आप। कार्बन के साथ जुड़ा हुआ दूसरा एटॉम ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स इसको हम लोग पहली प्रायोरिटी देंगे, इसको देंगे दूसरी।
उस तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, दोनों कार्बन ही है, तो दूसरे एटॉम को, एलिमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरे एलिमेंट कौन कौन से, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, दोनों ही हाइड्रोजन है और तीसरा कार्बन है। और अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर कार्बन के साथ 6 एटॉमिक नंबर वाला एक और 1 एटॉमिक नंबर वाले 2, और इस कार्बन के साथ 8 एटॉमिक नंबर वाला एक दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है। जितने बॉन्ड के साथ दूसरा एलिमेंट जुड़ा हो, उतने ही एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ जुड़े हो, ऐसा हमें अज्यूम करना है। फिर से बोलता हूं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हमें ऐसा मानना है कि इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े, एक और दूसरा यहाँ पर है, ऐसा अज्यूम कीजिए। कान इंगोल्ड प्रीलोग के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन, दूसरा भी ऑक्सीजन ही है। अभी तो बात एकदम क्लियर हो गई। यहाँ 6 के साथ एक ही 6 वाला है, 2 तो 1 वाले हैं। यहाँ पर एक 6 वाले के साथ 2 8 वाले, इसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी, इसे मिलेगी 2 से। इस कंडीशन में भी ऑपोजिट साइड ही आए तो ये हमारा बना E। अगर सेम साइड होते तो वो बनता Z। तो ये है हमारा EZ नोमेनक्लेचर। एक और एग्जांपल आपके लिए, एक और फिर से आप ट्राई कीजिए। सपोज यहाँ पर हम लोग रखते हैं NH2, यहाँ पर रखते हैं N वाला ही एक लेते हैं, सपोज N ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड। यहाँ पर रखते हैं COOH और यहाँ पर रखेंगे CH। ओके, इसको आप प्रायोरिटी नंबर्स दीजिए। पहले वीडियो को पॉज करके आपको काम करना है, मैं सोल्व करता हूँ। कार्बन के साथ दोनों ही नाइट्रोजन है, तो क्या करेंगे, उसके साथ जुड़े हुए एटॉम्स को ध्यान में लेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कौन है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ है कार्बन, तो किसे देंगे पहली प्रायोरिटी, इसको 1, और यहाँ पर 2। यहाँ पर फिर से सेम कार्बन ही है, तो उसके साथ जुड़े हुए एटम यहाँ पर हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन है। इस कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, अभी मैंने आपको समझाया था। इसके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि इस कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, आंसर होगा 3। इस तरह देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन तो दिख ही रहे हैं, लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O हो तो हमें मानना है कि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, एक और एक दूसरा यहाँ पर है, तीसरा तो है ही, 3 हुए। ये बात अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ये हमारा पहली प्रायोरिटी वाला और ये दूसरा हुआ, ये भी हमारा ई स्ट्रक्चर ही बना। ये एक कोइंसिडेंस है कि मैंने जो भी एग्जांपल आपके सामने रखे उसमें से ज्यादातर ई ही आए, जेड भी हो सकते हैं। ये मैं अपने हिसाब से ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको अब मैं ऐसा मान सकूं कि आपको आ गया हो। ये वीडियो को रिवाइज करके फिर से देखिए, एकदम इजी है। अगर आपके दिमाग में बराबर बैठ जाता है तो इसका मार्क ऑब्टेन करना बहुत ही आसान रहेगा। ओके, अभी एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, वो अब हम खत्म करें तब ये हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमर का कंसेप्ट खत्म होगा। ये तो हमने ऐसे ही एग्जांपल्स देखे जिनमें कि एक ही पाई बॉन्ड था, दैट मीन्स एक ही डबल बॉन्ड था। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो किसी स्ट्रक्चर में, तब उसके कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे उसके बारे में भी हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं।